hello dear all, welcome back to the channel. आई एम डॉक्टर ज्योति भारती. जैसा कि आप मुझे पहचानते ही हैं, जानते ही हैं, एसएल में आपको पढ़ा चुकी हूँ. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या अंतर है. ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है अंतर, केवल अंतर भी पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कुछ पार्ट से पूछ लिया जाएगा. मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं तथा इनके बीच अंतर क्या है. एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है. ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है. तो इसके लिए भी आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप अच्छे से लिख सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें. तो चलिए शुरू करते हैं. मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट जो लिख देना है, अगर अंतर आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस अनुच्छेद में आता है. संविधान के अनुच्छेद आपके 12 to 35 में आता है. और इसका भाग कौन सा है, ये है आपका अनुच्छेद या आर्टिकल. नेक्स्ट है, ये किस भाग में आता है, तो ये आता है भाग 3. इतना हो गया. अब इधर आ जाइए. आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 36 से लेकर 51, भाग नहीं, अनुच्छेद में आते हैं. इसका अनुच्छेद है 36 to 51. ठीक, कौन से भाग में आते हैं, तो इसका भाग है 4. क्लियर है. अब मौलिक अधिकार है क्या और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री को ट्रेस कर लेते हैं. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक समय पर भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था. ठीक, जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो क्या मांग उठाई गई कि व्यक्ति जो अब तक स्वतंत्र नहीं था, पहले तो उसकी स्वतंत्रता की बात की जाएगी, न्याय की बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी. तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही बात की जाने लगी कि जो व्यक्ति विशेष है उसको सेंटर में रखा जाए. तो यहाँ पे कौन होगा सेंटर में, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल या व्यक्ति, इसके केंद्र में होगा व्यक्ति. इसके सारे अधिकार, कौन कौन से अधिकार हैं इसके, तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के भी लिखेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो जो भी टॉपर्स हैं वो ऐसे फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं ताकि एग्जामिनर को इजीली वो क्या कहना चाहते हैं, विदाउट एनी बोरिंग आंसर आपको एक फ्लो चार्ट मिल जाए तो मज़ा आ जाता है पढ़ने में, समझने में चीज़ों को इजीली. ठीक, तो इंडिविजुअल के कौन कौन से अधिकार की बात की जाती है, यहाँ पे बात की जाती है समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय. ठीक है, आप डिग्निटी भी लिख सकते हैं, एक डिग्निटी की भी बात की जाती है. नेक्स्ट आ जाइए. यहाँ पे किस चीज की बात की जाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बात की जाती है, यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात की जा रही, तो यहाँ पे समाज की बात की जाती है, पूरे समाज के कल्याण की बात की जाएगी. यहाँ पर केंद्र में होगा समाज. ठीक है, केंद्र में कौन होगा, यहाँ पर समाज. यहाँ पे पूरे समाज की बात की जा रही है. और इस समाज में क्या होना चाहिए, इस समाज के कल्याण में कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं आएगा, पहले आएगा ग्रुप. तो ग्रुप में कौन कौन हो सकते हैं, SC, ST, OBC, विमेन. ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि
आपके जो कि समाज की बात की जाती है, इस समाज में दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, इन सभी के अधिकारों की बात की जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, यहाँ पे पूरे समाज में एक तरह से समूह की बात की जा रही है, चाहे वो दलित समूह हो, आपका आदिवासी समूह है, या पिछड़ा वर्ग है, या महिला समुदाय है, इन सब के अधिकारों की बात की जाएगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये किस विचारधारा पर आधारित है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे विचारधारा। तो ये कौन सी विचारधारा पर आधारित है? ये विचारधारा पे आधारित है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद की विचारधारा पर यह आधारित है विचार। व्यक्तिवाद, या आप इसको उदारवाद भी बोल सकते हैं, उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है, ठीक। तो एक पॉइंट और बन गया आपका। ये कौन सी विचारधारा पर आधारित है? समाजवाद। जैसा कि नाम से ही देख रहे, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की बात करता है, किसी एक व्यक्ति विशेष की ना करके पूरे समूह की बात की जा रही है। तो ये समाज और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। सोशलिस्ट एंड गांधीयन आइडियोलॉजी, इंडिविजुअल एंड लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। कैसे? तो देखा जाए यहाँ पर व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखा गया है, और ये व्यक्तिवाद या उदारवाद की विचारधारा का समर्थक है। कैसे? जब हम देखते हैं, जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए, जो कि कैपिटलिस्ट या जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। क्या कर रही है? ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है, ये विचारधारा व्यक्तिवाद या उदारवाद की विचारधारा पर इसकी विचारधारा का इन विचारधाराओं का समर्थन करता है। वो तो आज क्या हो रहा है यार? तो मौलिक अधिकार व्यक्तिवाद या उदारवाद की विचारधारा का समर्थन करता है। क्यों करता है? जैसा कि देखा गया है, पहले मोनार्की सिस्टम था या राजतंत्र हुआ करता था, जहाँ केवल राजा का बेटा ही वंशानुगत आधार पर, हेरिडिटरी सिस्टम के आधार पर राजा बनता था। लेकिन जैसे ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, अन्यायकारी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, तब जाके इमरजेंस या उद्भव होता है व्यक्तिवाद, उदारवाद विचारधारा का, कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए राजतंत्र की जगह, और इस लोकतंत्र में व्यक्ति के हितों की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, व्यक्ति की समानता की बात की जाएगी, उसकी डिग्निटी की बात की जाएगी। तो यहीं से जो एक विचारधारा का उद्भव होता है, इमरजेंस होता है, वो है आइडिया ऑफ लिबरलिज्म या आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद या उदारवाद। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये किस तरह से समाजवादी विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये व्यक्ति विशेष से परे पूरे समाज की बात करता है, पूरे समाज कल्याण की बात करता है। हर एक समाज, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, विमेन हो, एससीज हो, ट्राइबल ग्रुप्स हो, फार्मर्स हो, लेबर हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, कोई भी हो, पूरे समाज के कल्याण की बात की जाती है। ठीक है, तो गांधी जी भी हमेशा क्या बात करते थे? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, समाज में सभी वर्गों का उत्थान हो। क्लियर है? तो इस वजह से ये जो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाजवादी या गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, जबकि मौलिक अधिकार उदारवादी या व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 4th पॉइंट है, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल या इनके लिए न्यायालय जा सकते हैं या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। बट आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये नॉन इन्फोर्सेबल है या इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उसे बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से समाज में अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है उसके आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष या उसके बिहाफ पर उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स या कोई अन्य एनजीओज हो, वो भी इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। बट ये क्या है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी गई है स्टेट को कि आपको कुछ काम है जो समाज कल्याण के लिए करने हैं, और इसके लिए सिर्फ डायरेक्शन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेट नहीं इस काम को कर रहा है तो आप सीधा कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट से उसे जबरदस्ती लागू करवा सकते हैं। नहीं, हाँ, कोर्ट ये कह सकता है, बीच बीच में उनको डायरेक्शन दे सकता है, उनको चेतावनियां दे सकता है कि आप इस काम को खींचिए, ये समाज कल्याण के लिए है, तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते।